नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की लिखी कहानी अंतिम संक्षेप। इस कहानी के माध्यम से मालती जी ने बेटे और बहू के दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में सास की भूमिका का वर्णन किया है। प्रातः से ये फ़ोन के पास ही बैठी थी। उनकी हर चंद कोशिश यही रहती थी कि सावित्री या सुखलाल फ़ोन न उठा लें। महिमा का जैसा स्वभाव है वे खूब जानती हैं। तहस में आ जाती है तो सामने कौन है इसका भी उसे होश नहीं रहता। और तभी घंटी बजी, ट्रिंग। उन्होंने लपक कर रिसीवर उठा लिया, पर उधर से सिवाय डायल टोन के कोई आवाज़ नहीं आई। तभी सुखलाल ने आकर सूचना दी, भाभी जी आई हैं। वे चौंकी तो यह फ़ोन की घंटी नहीं, दरवाजे की थी। वे अपने में इतनी खोई हुई थीं कि उन्हें दोनों का अंतर ही पकड़ में न आया। तो महिमा मई अब सशरीर पधारी है। आतंक से वे सिहर उठी। बहू ने आकर पैर छुए तो उनसे आशीर्वाद भी न देते बना। सुखलाल, जरा 2 कप चाय बना, और देखो चाशनी मत बना देना, बहुरानी कम शक्कर लेती है। हमें पता है, सुखलाल ने तुनक कर कहा और किचन की ओर चला गया। उसका इरादा तो वहीं खड़े खड़े कुछ देखने सुनने का था, पर यहाँ तो वे नहीं चाहती थीं। माना कि नौकरों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, फिर भी उनके सामने प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। कैसी हो महिमा? उन्होंने वार्तालाप का औपचारिक शुभारंभ किया। बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं, महिमा ने बेरुखी से कहा। आप तो यह बताइए कि अपने लाडले को कहाँ छुपा रखा है? छुपाऊंगी क्यों? वह क्या चोरी करके भागा है? तो फिर बारंबार माँ के आंचल में मुंह छिपाने क्यों चले आते हैं? तो क्या आधी रात को हंगामा करके जगहंसाई करवाएगा? लड़ने पर आ जाती हो तो तुम्हें न तो पड़ोसियों का होश रहता है और न नौकरों का। कितनी बार समझाया होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका तो ख्याल किया करो। आप तो बस हर बात मुझसे ही कहती रहिए। कहने लायक बात होती है तो उससे भी कहती हूँ। खाक कहती हैं। आपकी सब पाकर ही तो वे इतने बेलौस बेखौफ होते जा रहे हैं। एक बार दरवाज़ा मत खोलिए, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। उनका मन हुआ कि कह दे, पति के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने का हौसला पत्नी के पास हो सकता है। माँ ऐसा कलेजा कहाँ से लाए? सौभाग्य से उसी समय चाय आ गई और वे इतनी कड़वी बात कहने से बच गईं। महिमा ने नाश्ता छुआ तक नहीं, बस चाय के 2 घूंट भरे और उठ खड़ी हुई। चलती हूँ मम्मी जी, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं तो बस इतनी तसल्ली करने आ गई थी कि श्रीमान जी सकुशल पहुँच गए हैं। बीवी हूँ ना, इतनी चिंता तो करनी ही पड़ती है। उसका एक एक शब्द उनके मन पर कोड़े की तरह पड़ रहा था, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पीछे चलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसी समय कुसुम सामने से निकली, शायद सब्जी लेकर लौट रही थी। देखते ही बोली, यह क्या भाभी जी, अभी आई अभी चल दी? खाना वाना खाकर जाती। तुम खिला रही हो क्या? महिमा के स्वर में तुरसी थी, पर कुसुम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी अल्हड़पन से बोली, ये कौन बड़ी बात है, हम खिला देंगे। हलवा पूड़ी ना सही, दाल रोटी तो बन ही सकती है। सच्ची भाभी जी, आज तो हमारे यहाँ जूठन गिराकर ही जाइए। बताइए कौन सी सब्जी पसंद है? अभी तो ठेला बहुत दूर भी न गया होगा। फिर कभी आ जाएगी, अभी बच्चे घर में अकेले हैं ना। उन्होंने महिमा की ओर से जवाब देकर इस चुगलबंदी को विराम दिया। फिर बहू से बोली, आओ फाटक पर खड़े रहते हैं, वही रिक्शा रोक लेंगे। मम्मी जी एक बात कहूँ? रिक्शे की प्रतीक्षा करते समय महिमा ने पूछा। कहो। आपके सुपुत्र सिर्फ आपके लिए ही यहाँ नहीं आते, किसी के मीठे बोल भी उन्हें खींचते हैं। अपनी कमजोरी ढकने के लिए महिमा का यूं दूसरों पर लांछन लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, अतः वह बोली, महिमा मीठे बोल तो कोई भी बोल सकता है, उसमें पैसे थोड़े ही लगते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलती, यही ना? महिमा ने कहा। उसी समय एक खाली रिक्शा वहाँ से गुजरा तो उसने रोक लिया और बैठकर चल दी। सास की अंतिम बात ने उसे इतना नाराज कर दिया था कि उसने विदा लेने की भी जरूरत न समझी। कमरे में लौटते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उदासी के बावजूद वे बहुत हल्का अनुभव कर रही हैं। मन पर एक बोझ था जो उतर गया। सुबह से एक तनाव, एक आशंका से वे ग्रस्त थीं। महिमा के फ़ोन की यातना भरी प्रतीक्षा ने उन्हें थका दिया था। महिमा खुद आई और बरस कर चली गई। अब अगले किसी प्रसंग तक
उससे सामना होने का खतरा नहीं रहा। वे इत्मीनान से आराम कुर्सी पर पसर गईं। समय काटने के लिए मैं कुछ न कुछ बुनती ही रहती हूँ। अभ्यासवश वह पुलिंदा भी उन्होंने उठा लिया, पर बुनने का मन नहीं हुआ। कमरे की खिड़की से पिछवाड़े का आंगन नजर आ रहा था। वे उधर ही देख रही थीं। कुसुम रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। कुसुम को देखते ही उनका मन उमगने लगता। गजब की है यह लड़की, दिन भर फिरकनी की तरह घूमती रहती है, पर मजाल है कि मुंह कभी लटका हुआ मिला हो। गैरेज और उसके पास वाला कमरा, बस इतनी सी जगह उसके पास है, पर अपने 1.5 कमरे के घर को भी हमेशा चमका कर रखती है। खुद तो साफ सुथरी रहती ही है, पति और बच्चों के कपड़े भी हमेशा लगदग मिलेंगे, और जितनी मिठास उसकी बोली में है उतना ही स्वाद उसके हाथ में। कई बार लगता है काश उनकी बहू भी ऐसी सुशील, सौम्य और सुघड़ होती। शायद इसलिए महिमा को कुसुम फूटी आंख नहीं सुहाती, हमेशा उससे चिढ़ी ही रहती है। जब शुरू शुरू में वे लोग रहने आए थे तो महिमा अक्सर झल्ला जाती। ये क्या बला पाल ली है मम्मी जी, इतनी दूर से हम लोग मिलने आते हैं पर जरा भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। बच्चे अलग हुड़दंग किए रहते हैं। इससे तो अच्छा था कि किसी ऑफिस को ये कमरा उठा देती, ढंग का किराया तो आता। हाँ, किराया तो आता, ऑफिस वालों से रौनक तो नहीं आती न बहुरानी, वह तो बाल गोपालों से ही आती है। और अब इस उम्र में मुझे प्राइवेसी की नहीं, संग साथ की ज़रूरत है। रात बेरात मुझे कुछ होने लगे तो गिलास भर पानी देने के लिए तो कोई चाहिए, दौड़कर तुम्हें खबर देने वाला तो कोई घर में हो। 2-4 बार यह जवाब सुन लेने के बाद महिमा ने भुनभुनाना छोड़ दिया था। वह समझ गई थी कि सास की यह दलील सीधे उस पर वार करती है। उसी ने तो इस घर को 2 द्वीपों में बांट दिया है। आज सारी संपन्नता के बावजूद वे जो बुढ़ापे में अकेलापन भोग रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? महिमा ही तो। उन्हें आज भी वह काला दिन याद है। वे तीनों शाम की चाय ले रहे थे। उन्होंने दिन भर खटकर मटर की कचौड़ियाँ बनाई थी, पर मनीष प्लेट जुठार कर ही उठ गया था। माँ की मनुहार को तो वह अनसुना भी कर गया था। उसके जाने के बाद महिमा ने सपाट स्वर में कहा था, मम्मी जी हम लोग इस संडे को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? क्या मतलब? हम लोगों ने शालीमार कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया है। क्यों? उन्होंने पूछ लिया, पर दूसरे ही क्षण उन्हें लगा इस क्यों से बेईमानी भी कोई शब्द होता होगा। साफ जाहिर है बहू अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। ठीक है, उसके अपने सपने होंगे, अपने अरमान होंगे, लेकिन उसके लिए अलग से मकान लेने की क्या ज़रूरत है? महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अलग रहना चाहती हो सो खुशी से रहो। उसके लिए इतनी दूर जाने की, इतना पैसा फूकने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा घर है, क्या इसमें 2 गृहस्थियाँ समा नहीं सकती? मेरी साफगोई का बुरा ना माने मम्मी जी, पर ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। कैसा माहौल? आपको तो शायद अब आदत हो गई है, पर जैसी महफिलें यहाँ जमती हैं, जैसे लोग बाबूजी के पास इकट्ठे होते हैं, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा, उनके स्वर में धार थी, तुम इस घर की पहली बहू तो नहीं हो। जानती हूँ मम्मी जी, पर वे जो मुझसे पहले आई थीं, कितने दिन आपके पास रही हैं? बस मेहमानों की तरह आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। मेरी तरह 30 दिन यहाँ रहना पड़े तो पता चले। अभी उसी दिन यहाँ होती तो मज़ा आ जाता। किस दिन की बात कर रही हो? अच्छा हाँ, उस दिन मेजर साहब जरा ज़्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे बाबूजी से कह दिया था कि अब घर में बहू आ गई है, ढंग के लोगों को ही घर में बुलाया करें। किस किस को रोकेंगी आप? और फिर बाबूजी खुद भी तो। हाँ, पीते हैं। पुलिस की नौकरी का तोहफा है। जब उस नौकरी का सुख भोगा है तो यह भी भुगतना ही होगा। पर वे किसी को परेशान तो नहीं करते। एक आध दिन का किस्सा छोड़ दो, पर उनके यार दोस्त भी तो आते हैं, तो बाहर वाले कमरे में ही बैठते रहते हैं, और आप भीतर से उनके लिए बर्फ़, नमकीन, काजू और पकौड़े भिजवाती हैं। नहीं मम्मी जी, यह वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। मेरे संस्कार दूसरे हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने को था ही क्या। हाँ, एक कसक जरूर बनी रही। काश मनीष यह प्रस्ताव उनके सामने रखता, तब शायद उनमें इतनी कड़वाहट नहीं होती, पर उस बेचारे की तो हिम्मत ही न पड़ी होगी। रात मन हुआ कि बाबूजी से बहू की करतूत का बखान करें, पर चुप लगा गई।
उनसे किस मुंह से कहती कि बहू आपके कारण अलग डेरा बसा रही है। उन्हें तो शायद विश्वास ही न होता। वे बेचारे खुद किसी लफड़े में नहीं पड़ते। मनीष ने अपनी मर्जी से शादी तय की। उन्होंने खुशी खुशी भांवरे डलवा दी। बहू अपने साथ एक छल्ला भी नहीं लाई। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बहू पर्दा नहीं करती, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूमती है। 9-9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती है। रसोई में पाँव भी नहीं देती। उन्होंने कभी किसी बात के लिए टोका टोकी नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की। उनकी अपनी अलग दुनिया थी। सुबह को सैर, दोपहर में ताश, शाम को क्लब। इस रूटीन में खलल उन्हें पसंद न था। मौज में आते तो एकाध महफिल घर पर भी जमा लेते, पर उनकी सारी व्यवस्था सुखलाल देखता था। घर की औरतों को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे निरुपद्रवी जीव के लिए भी महिमा ने न जाने क्या क्या कह दिया। उनका मन इतना खट्टा हो गया कि फिर उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। 4-5 महीने बाद मृणमयी का जन्म हुआ तो वे अस्पताल में बराबर महिमा के साथ रहीं। सारी परंपराओं का उन्होंने निर्वाह किया, पर बहू को घर आने के लिए नहीं कहा। वे दोनों स्वयं ही एक दिन 3 महीने की गदबदी बच्ची को लेकर बाबूजी से आशीर्वाद लेने आए थे। बाबूजी ने बच्ची को गोद में लेकर ढेर सी आशीषें लुटाई थी। 1.25 तोले की चेन भी दी थी। फिर तब तन्मय हुआ तो उसे भी अंगूठी पहनाई गई। मतलब यह कि रस्मों रिवाज सब पूरे होते रहे, पर बाल गोपालों की किलकारियों से घर सूना ही रह गया। जब बहू का पाँव भारी हुआ था, उनका मन सपने बुनने लगा था। यूँ तो सतीश के भी 2 बच्चे थे, पर उनका तो स्पर्श भी उन्हें याद नहीं। कस्बे की लड़की है सुषमा, पर अमेरिका जाकर जैसे वहीं की हो गई। बच्चों को ऐसे सहेज कर रखती है कि जैसे यहाँ सांस भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उन्हें तो प्यार करते भी डर लगता है कि कहीं कोई छूत न लग जाए। वे अपना मन अंजू मंजू के बच्चों से बहला लेती, पर पराई संतान से कहीं घर भरता है। एक मनीष के बच्चों की आस थी, वह भी टूट गई। पता नहीं बाबूजी ने इस दुख को कैसे घटका होगा, पर वे स्वयं तो एकदम ही बिखर गई थीं। फिर बाबूजी भी चले गए और वे एकदम अकेली रह गईं। कौन विश्वास करेगा कि यह अकेलापन उन्हें मांगे मिल गया था। दुनिया भर की औरतें पति से पहले जाने की कामना करती हैं, पर उनके अंतर्मन ने हमेशा यही चाहा कि हे प्रभु, इन्हें मुझसे पहले उठा लेना, जैसे मैंने उनके नाज उठाए हैं और कोई नहीं उठा सकता। मेरे रहते तो इनकी शानो शौकत में, रोब दाब में कोई कमी नहीं आ सकती, पर मेरे बाद ये जरा भी चीज़ के लिए तरसेंगे, दूसरों का मुंह देखेंगे तो मुझे स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर ने जैसे उनकी सुन ली। एक नामालूम सी बीमारी में बाबूजी चल बसे। उनकी आन बान अंत तक बरकरार रही। पहाड़ से दुख को झेलते हुए एक संतोष उन्हें सांत्वना दे जाता। दुख बस एक ही था, अब सब कुछ निबट जाएगा और 15 दिन बाद बच्चे अपने अपने घर को चले जाएंगे, तो वे खाली दिनों को कैसे भरेंगी। यह सूना घर उन्हें काटने नहीं दौड़ेगा। अमेरिका लौटते हुए सतीश भी बस चिंतित था। बार बार कह रहा था, मम्मी मैं मनीष से कहता हूँ कि अब यहीं आकर रहे, या फिर तुम हमारे साथ चलो। उनका मन भी हुआ कि महिमा से कहे, जिनसे तुम्हें शिकायत थी वे तो चले गए, अब वापस आ जाओ। पर ऐसा कहना भी मानो उस दिवंगत आत्मा का अपमान होता। वे जब्त कर गई। सतीश को उन्होंने समझा बुझाकर भेज दिया। तब यह सदाशिव और कुसुम का जोड़ा उनके आश्रय में आया था। उन्हें घर की जरूरत थी, उन्हें संग साथ की, तो नाम मात्र के किराए पर इन्हें रख लिया गया। नई नई शादी हुई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा था। मम्मी जी को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। 1.5 साल बाद कुसुम के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने सास से बढ़कर सेवा की। उसके लिए हरीरा मनाया, दवाइयाँ कूटी, गोंद मेथी के लड्डू बनाए, दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, साथ ही दर्जनों स्वेटर बना डाले। उनकी तुतली बोली से वे पुलकित होने लगी थीं और आने जाने वालों के पास उनकी बाल लीलाओं का बखान करने लगी। अपने नाती पोतों के लिए जो बरसों से संचित प्यार उनके मन में था, वह इस जुगल जोड़ी पर बरसने लगा। यूँ तो ईश्वर ने उन्हें 4 बच्चे दिए थे, लेकिन लड़कियां तो अपने अपने घर की हो गईं और लड़कों में एक साथ समुंदर पार जाकर बैठा और दूसरा शहर में है भी तो किस काम का। वे तो अकेली ही पड़ गईं।
शायद इसीलिए परमात्मा ने ये राम लक्ष्मण उनके आंगन में भेज दिए हैं। महिमा सब देखती और जल भुन जाती, कहती, कुसुम के तो मज़े हैं, 200 रुपल्ली में महलों का सुख भोग रही है, मुफ्त की आया मिली हुई है सो अलग। सुखलाल कहता है, भाभी जी ज़रूर कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा रहा होगा, नहीं तो सारी दुनिया छोड़कर ये लोग यहीं क्यों आते। वे सब सुनती और मुस्कुरा देती। मनीष कोई 12 बजे सोकर उठा होगा, उठकर सीधे उनके सामने आकर बैठ गया। बिखरे बाल, उतरा चेहरा, उदास आंखें। उनका मन हुआ उसे बाहों में लेकर प्यार कर ले, पर वे जब्त कर गई। एक जमाना था, अब 2 बच्चों का बाप बन जाने के बाद भी वह उनकी गोद में लेट जाया करता है। महिमा ने ही उसकी यह आदत छुड़वाई थी। तब से वे भी एक औपचारिक दूरी बनाए रखती हैं। चाय पियोगे? जरूर, लेकिन तुम्हारा तो खाने का समय हो रहा होगा ना। तुम नहा धो लो, फिर खा लेंगे। चाय पीकर वह नहाने चला गया। वे उठकर रसोई में जाने को ही थीं कि रिंग आई। हेलो दादी माँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। डैडी जाग गए क्या? हाँ, अभी अभी उठा है, नहाने गया है। थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ, मौका लगा तो ज़रूर करूँगी। दरअसल मैं उन्हें विश करना चाह रही थी, आज उनका बर्थडे है ना। ओ माँ, उनके दिमाग से यह तारीख कैसे उतर गई। बच्चों के जन्मदिन मनाने का तो उन्हें खास अंदाज हुआ करता था। बच्चे जब छोटे थे तब वे खूब हंगामे किया करती थीं। अब वैसा तो नहीं हो पाता, पर वे याद ज़रूर रखती हैं। बाहर वालों को कार्ड या पैसे भेज देती हैं, फ़ोन कर लेती हैं, मनीष के यहाँ मिठाई लेकर पहुँच जाती हैं, या फिर उन लोगों को घर बुला लेती हैं। चीनू मीनू के जन्मदिन तो अक्सर यहीं मनाए जाते हैं, और आज उन्हें मनीष का जन्मदिन भी याद न रहा। वे सचमुच बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्होंने फौरन सुखलाल को बाजार भेजा, सावित्री को मटर पुलाव और रायता बनाने का आदेश दिया और खुद हलवा भुनने बैठ गई। माँ बेटे दोनों खाने पर बैठे तो मेज पकवानों से भरी हुई थी और पूरा कमरा अगरबत्ती से महक रहा था। अरे वाह, आज तो फीस्ट हो गई, मनीष ने कहा। बर्थडे फीस्ट? बर्थडे? ओ यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। वह उठा और उसने माँ के पैर छू लिए, फिर उनके गले में बाहें डालकर बोला, तो आपका यह नालायक बेटा आज कितने साल का हो गया? 36 का। नो, इस स्पीड से तो मेरी उम्र में इजाफा होता रहा तो मैं 2-4 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। मीनू ने फ़ोन किया था, तुम्हें विश करना चाहती थी। बेचारे बच्चे अपने डैडी की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं, बाकी लोग। सुबह महिमा खुद आई थी मुझे विश करने के लिए। शायद। ओ डियर मम्मा, अब आप यह पैचअप का धंधा छोड़ दो, कोई नई बात करो। और सच तो यह है कि इस समय कोई भी बात करने का मूड नहीं है। तुम्हारी यह सजी हुई मेज कब से बुला रही है, जरा उसके साथ न्याय कर लेने दो। वह टूट पड़ने के अंदाज में शुरू तो हो गया, पर 2-4 कौर खाकर ही उसने हाथ रोक लिया। अभी महिमा जो मुझे यह सब खाते देख लेना तो गजब हो जाए। सच कहता हूँ, सी विल किल मी। इत्मीनान रखो, आज की तारीख में वह दोबारा नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये डॉक्टर लोग डरा देते हैं ना। एक तो तगड़ी फीस लेते हैं, ऊपर से भूखा मारते हैं। खाना खाकर वह फिर लेटने के मूड में था, पर उन्होंने टोक दिया, अब सीधे घर जाओ, बच्चों के लिए इमरती और कचौड़ियाँ रख दी हैं, ले जाना। और महिमा को यह साड़ी देना, शाम को पहनेगी। मम्मी, जन्मदिन मेरा है, उसका नहीं। पुरानी साड़ी है रे, उसे पसंद है, इसलिए दे रही हूँ। और बेटे, तुम तो अपने हो, तुम्हें कुछ न भी दूँ तो फर्क नहीं पड़ता, पर बहुओं को तो साधे रखना पड़ता है ना। वाह, क्या कहने हैं, कितनी बहुएं साध ली आपने, जरा बताइए तो। मनीष ने हंसकर कहा, पर उसकी आंखों में उदासी के डोरे छलक आए। मनीष गया और वे निढाल होकर लेट गईं। क्या हो गया इन बच्चों को, गृहस्थी की डोर कैसे उलझा कर रख दी है। 15 दिन भी शांति से नहीं बीत पाते। वे इतना समझाती हैं, पर दोनों ही जैसे जिद पर उतर आते हैं। शहर के दूसरे छोर पर रहता है मनीष, पर उस घर की अशांति की आंच उन तक आती ही रहती है। हर धमाके की गूंज उनके शांत जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है। पहला विस्फोट शायद उस दिन हुआ था जब मनीष क्लब से बेतहाशा पीकर लौटा था। घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। नौकर ने खबर कर उन्हें फ़ोन किया था और वे उसी रात को रिक्शा करके यहाँ पहुँच आई थीं।
पहले तो उन्होंने मनीष को खूब आड़े हाथों लिया था, फिर पिचकारते हुए बोली, बेटे तुम तो जानते ही हो, इसी एक ऐब के कारण तुम्हारे देवता स्वरूप पिता बिरादरी में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके। रिश्तेदारों ने हमेशा मुंह छिपा लिया उनसे, फिर जानते बूझते उसी लकीर पर क्यों जाते हो। उत्तर में मनीष उनकी गोद में मुंह छिपाकर रो दिया। उस रुलाई में कितने दुख, कितनी व्यथा छिपी हुई थी। पिता को खोने की पीड़ा थी, अंतिम समय में उनकी सेवा न कर पाने का मलाल था, और माँ के अकेलेपन का एहसास था जो उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ गया था। बेटे की करुणा से उनकी ममता जैसे कृतार्थ हो गई थी। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ बाप किसी के जिंदगी भर नहीं बैठे रहते, आगे पीछे उन्हें जाना ही पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए। मुझे भी उन्होंने मझधार में नहीं छोड़ा, पूरी व्यवस्था कर गए हैं, और मैं अकेली भी नहीं हूँ। हाथ भर की दूरी पर तो तुम लोग हो, बस एक फ़ोन खटकाने की बात है। फिर बहू को समझाया था, इस तरह सामने वाले पर एकदम चढ़ नहीं बैठते बहुरानी, जरा सब्र से काम लेते हैं। एकाएक आदमी घर में दाखिल होता है तो अकेला नहीं होता, 100 तरह की चिंताएं साथ चली आती हैं, उनका ख्याल रखना होता है। महिमा ने मुंह बचका दिया। पियक्कड़ों को तो बस बहाना चाहिए, मन उदास है तो गम गलत करने के लिए पी लेंगे, जी खुश है तो सेलिब्रेट करने के लिए पियेंगे। तुम तो बात का बतंगड़ बनाए दे रही हो महिमा, घूंट भर पीने से कोई पियक्कड़ नहीं हो जाता। आप माँ है ना, बेटे का पक्ष तो लेंगी ही, पर सही गलत का तो ख्याल कीजिए। ऐसे ही संस्कार दिए हैं आपने, तभी तो इन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं रह गई। मनीष कहीं सामने होता तो वे उसका मुंह नोच लेती। उसकी जरा सी बेवकूफ़ी ने उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया। बहू के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। अपने आहत अभिमान को सहलाते हुए वे कसैले स्वर में बोली, बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे लिए तो लाख टके के हैं, पर तुम यह बताओ कि तुम क्या देख कर रिझी थी। उन्हें लगा था कि इस प्रश्न पर महिमा निरुत्तर हो जाएगी, पर यह उनकी भूल थी। चुप रहना उसकी फितरत में नहीं था। पलटकर बोली, अंधी हो गई थी, आंखों पर पट्टी बंध गई थी उस वक्त। पछता रही हो, यही समझ लीजिए। बच्चों का ख्याल न होता तो कब का इस नर्क को छोड़कर चली जाती। नर्क? उनका नंदन कानन साई घर बहू के लिए नर्क बन गया है। अपमान से वे तिलमिला उठी, समझ गई कि संघर्ष में बेटे की ढाल बनना है, नहीं तो बेचारा कहीं का न रहेगा। तब से उसका घर मनीष के लिए शरण स्थली बन गया। रणचंडी सी अपनी पत्नी से जब भागने की कोई राह न मिलती तो वह आकर माँ के आंचल में दुबक जाता। पति पत्नी का झगड़ा तब गौण हो जाता और सास बहू में शीत युद्ध ठन जाता। इस बार मनीष को देखे हफ्तों बीत गए और उनका भी जी घबराने लगा है। चीनू मीनू की याद भी आ रही है, पर एकाएक महिमा के यहाँ जाने का वे साहस नहीं जुटा पाती। हाँ, उस घर को वो महिमा का ही घर समझती हैं, इसलिए तो वहाँ जाने के लिए बहाने तलाशती रहती हैं। यूँ तो कुसुम पिछले हफ्ते पीहर से लौटी है, मीनू के लिए आम पापड़ की सौगात भी लाई है, पर उतना सा कारण महिमा के घर जाने के लिए काफ़ी नहीं लगता। कल मिसेज नायर केले के चिप्स और काजू के पैकेट दे गई हैं। उनकी यह पड़ोसन जब भी केरल जाती है उनकी फरमाइश पर ये चीज़ें ज़रूर लाती है। सावित्री से कहकर उन्होंने थोड़ी सी मिठाइयाँ भी बनवा ली। बच्चों के लिए पूरी डलिया भर सामान हो गया, तब जाकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे निसंकोच उस घर की घंटी बजा सकती हैं। तैयार होते हुए याद कर रही थी कि पिछली बार उस घर कब जाना हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को गई थी। मनीष की शादी की सालगिरह थी। दिन भर वो फ़ोन के पास बैठी निमंत्रण की राह देखती रहीं। उनके कान दरवाजे पर ही लगे रहे कि शायद दोनों आशीर्वाद लेने चले आएं, पर उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मिठाई और फल फूल लेकर शाम को वो खुद ही चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर देखा उत्सव का कोई माहौल नहीं था, उल्टे घर पर एक सन्नाटा सा तारी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आज तुम लोगों को याद भी है कि कौन सी तारीख है? लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सोफे में धंसी हुई मीनू बुदबुदाई। उसका वाक्य पूरा भी न हुआ था कि महिमा उस पर झपटी। उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? सयानी लड़की पर यूं हाथ उठाया जाता है? महिमा एकदम फुफकार उठी।
कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझे जलील मत कीजिए। और पैर पटकती हुई वह अपने कमरे में चली गई। वे स्तब्ध रह गईं। क्या इस तरह अपमानित होने के लिए ही वे इतनी दूर आई हैं? मन तो हुआ कि उल्टी पैरों लौट आएं, पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर उनके पांव रुक गए। आंखों में याचना लिए दोनों इनके पास सिमट आए, मानो माँ की बेअदबी के लिए क्षमा मांग रहे हों। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए फिर वे बच्चों के कमरे में जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद वातावरण हल्का हो गया तो मीनू ने उन्हें वह पेंटिंग दिखाई जो उसने मम्मी पापा के लिए बनाई थी। चीनू भी बड़ा प्यारा सा कार्ड लाया था। सुबह चाय की मेज पर ही सरप्राइज देने का विचार था, पर झगड़ा शायद उससे पहले शुरू हो गया था। पापा सुबह से ही गायब हैं, खाने पर भी नहीं आए। झगड़ा किस बात पर हुआ था क्या पता, और आजकल कारण की तो शायद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी अंतिम संक्षेप। तो क्या महिमा और मनीष का दाम्पत्य जीवन सुखी हुआ? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।